गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया था केंच के आय व रोजगार सिद्धांत, उस सिद्धांत में हमने अध्ययन किया था रोजगार के निर्धारण के बारे में कि रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है। आज हम अध्ययन करेंगे आय या उत्पाद का निर्धारण किस प्रकार से होता है केंच के आय व रोजगार सिद्धांत में। अब जैसे कि केंच के अनुसार आय या फिर उत्पाद किस पर निर्भर करता है, रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है, जिसे हम निम्न समीकरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जिसे y इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी इक्वल्स टू सी जीरो प्लस बी वाई, आई इक्वल्स टू आई बार, और इन दोनों की सी और आई इनको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो हमारा नया इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू सी जीरो प्लस बी वाई प्लस आई बार। यहाँ पर y है आई है निवेश, c है उपभोग, c जीरो है स्वतंत्र उपभोग, b सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, स्मॉल y आय और आई बार है स्वतंत्र निवेश। अब मान लो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में क्या है, y क्या है, जीरो है, और c जीरो कितना है, 25 करोड़ रुपए। b सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, 0.75, और आई बार मीन्स स्वतंत्र निवेश कितना है अर्थव्यवस्था में, 75 करोड़ रुपए हैं। इन सब आंकड़ों को हम इक्वेशन में रख देंगे। तो जब प्रारंभ में कोई आय नहीं रहती है तो लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले बचतें की थी उनको ही क्या करते हैं, वो उपभोग और निवेश पर वे करते हैं। तो इस प्रकार से जब आय शून्य थी लेकिन फिर भी वो उपभोग और निवेश पर वे करेंगे तो आय का नया स्तर होगा 100 करोड़ रुपए। अब हम मानते हैं कि आय शून्य से बढ़कर कितनी हो गई, 100 करोड़ रुपए हो गई अर्थव्यवस्था में, तथा स्वतंत्र निवेश कितना है, वही 75 करोड़ रुपए है। तो दूसरी अवस्था में आय बढ़कर कितनी हो जाएगी, इसी इक्वेशन में हम सारे डेटा को रखेंगे तो 175 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस प्रकार से इसे हम इस टेबल के द्वारा समझेंगे। जैसे प्रारंभ में आय शून्य थी तो आय का निर्धारण हुआ 100 करोड़ रुपए। जब आय बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई तो आय का नया स्तर निर्धारित हुआ 175 करोड़ रुपए। और इस प्रकार से जब आय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई कहाँ पहुँच जाती है, 400 करोड़ रुपए तक पहुँचती है, 400 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो जब आय 400 करोड़ रुपए हो जाएगी तो हम इस टेबल में देखते हैं कि एडी जो कि क्या है, समग्र मांग या फिर कुल मांग, वो भी कितनी है, 400 करोड़ रुपए है। तथा बचत कितनी है, जब आय 400 करोड़ रुपए है तो 75 करोड़ रुपए, और निवेश कितना है, 75 करोड़ रुपए। मीन्स ये क्या है, संतुलित आय का स्तर कहलाएगा। कौन सा, जहाँ पर आय 400 करोड़ रुपए है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्तें क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। फर्स्ट, एक तो कुल पूर्ति किसके बराबर है, कुल मांग के बराबर है, और दूसरी नियोजित निवेश और नियोजित बचत क्या है, एक दूसरे के बराबर है, जो कि क्या है, 75 करोड़ रुपए। तो इसीलिए संतुलित आय का स्तर कितना होगा, 400 करोड़ रुपए को ही संतुलित आय कहा जाएगा। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में OX एक्स पे क्या लिया है हमने, आय, और OY एक्स पर उपभोग, बचत तथा निवेश को लिया गया है। अब इस रेखा चित्र में जो SS रेखा है वो क्या है, बचत रेखा है, जो कि मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु जीरो के नीचे से प्रारंभ होती है। अर्थात प्रारंभ में क्या होती है, बचतें ऋणात्मक होती है, और इसके बाद में ये रेखा क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठती जा रही है, तथा बिंदु F पर किसके बराबर हो जाती है, ये निवेश के बराबर हो जाती है। मतलब बिंदु F पर क्या हो रहा है, बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। इसीलिए बिंदु F क्या है, बचत और निवेश का संतुलन बिंदु है। अब सेकंड रेखा है CC, जो क्या है, उपभोग वक्र है, और ये बिंदु कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, शून्य के ऊपर से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि जब प्रारंभ में आय क्या थी, शून्य थी, तो भी उपभोग किया जा रहा था। तो इसीलिए
सीसी उपभोग वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, उसके ऊपर से प्रारंभ हो रहा है। तीसरा है आई रेखा, जो क्या है, निवेश वक्र है, और यह वक्र किसके समानांतर है, OX अक्ष के समानांतर है। तो इसका मतलब क्या है कि निवेश की मात्रा क्या है, स्थिर रहेगी। और AD क्या है, कुल मांग वक्र है, जो कि क्या है, उपभोग तथा निवेश का जोड़ है। Y = C+I या AD = C+I। और AS क्या है, कुल पूर्ति वक्र, जो आय के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है। तो बिंदु E पर क्या हो रहा है, AS और AD एक दूसरे को काट रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, इसीलिए बिंदु E क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु कहलाता है, क्योंकि बिंदु E पर ही संतुलित आय का निर्धारण होगा, क्योंकि संतुलन की स्थिति में दोनों शर्तें फुलफिल हो रही है। एक तो AD AS के बराबर है, मीन्स समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, जो कि बिंदु E पर है। और यहाँ पर ही अगर हम इसे नीचे चलकर देखते हैं तो बिंदु F पर बचत और निवेश भी एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए बिंदु E पर ही संतुलित आय निर्धारित होगी, जो कि कितनी थी, जैसा कि हमने टेबल में देखा, वो थी 400 करोड़ रुपए। तो ये था इस प्रकार से केंज के आय व रोजगार सिद्धांत में आय या फिर उत्पाद का निर्धारण किया जाता है। अब हम इसे पूरा विस्तार एक समरी में समझेंगे केंज के रोजगार संबंधी मॉडल को। जैसे y = फंक्शन ऑफ n, मीन्स क्या है, उत्पादन रोजगार का क्या है, प्रत्यक्ष फलन है, मीन्स उत्पादन किस पर निर्भर करता है, रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इक्वेशन है NS = फंक्शन ऑफ W। NS क्या है, यहाँ पर श्रम की पूर्ति, और W क्या है, नगद मजदूरी। तो श्रम की पूर्ति किसका फलन है, नगद मजदूरी का प्रत्यक्ष फलन है, मीन्स क्या हुआ कि नगद मजदूरी के बढ़ने पर क्या होगा, श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है ND = फंक्शन ऑफ W/P। ND क्या है, यहाँ पर श्रम की मांग, और W/P है वास्तविक मजदूरी। तो श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, मीन्स इसका आशय क्या है कि वास्तविक मजदूरी के कम होने पर क्या होगा, श्रम की मांग बढ़ेगी, और वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की मांग कम होगी। इसीलिए केंज के अनुसार रोजगार में वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या होता है, वास्तविक मजदूरी में कमी होगी। नेक्स्ट है NS = ND, मीन्स श्रम बाजार उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग एक दूसरे के बराबर होगी। MS = MD, किन्स के अनुसार मुद्रा बाजार में संतुलन उस समय होता है जब मुद्रा की मांग मीन्स MD, मुद्रा की पूर्ति मीन्स MS के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है MD = L1 (y) + L2 (r)। इस इक्वेशन में मुद्रा की मांग केंज के अनुसार कितने उद्देश्यों के लिए की जाती है, 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं, लेन देन के उद्देश्य के लिए, सावधानी उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। तो केंज के अनुसार जो सावधानी और लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है वो किस पर डिपेंड रहती है, आय पर निर्भर करती है, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो किस पर निर्भर रहती है, ब्याज की दर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है I = S, मीन्स केंज ये मानते हैं कि संतुलन की स्थिति तभी होगी जब निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर होंगे। और निवेश क्या होता है, नेक्स्ट I = फंक्शन ऑफ R और S = फंक्शन ऑफ Y। केंज ऐसा मानते हैं कि निवेश ब्याज की दर का कैसा फलन है, प्रत्यक्ष फलन है, मीन्स जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो निवेश कम होगा और ब्याज की दर के कम होने पर निवेश बढ़ेगा। मीन्स केंज के अनुसार निवेश और ब्याज की दर में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। जबकि केंज के अनुसार बचत किसका फलन है, आय का या फिर उत्पादन का फलन है। और बचत और आय में कैसा संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, मीन्स आय के बढ़ने पर बचत बढ़ती है और आय के कम होने पर बचत कम होती है। तो इस प्रकार से केंज के जो आय व रोजगार का जो सिद्धांत है उसके समीकरणों से हमें ये ज्ञात होता है कि अल्पकाल में रोजगार को बढ़ाने के लिए ब्याज की दर कम होनी चाहिए तथा श्रम की मांग में वृद्धि करने के लिए क्या होना चाहिए, वास्तविक मजदूरी कम होनी
चाहिए और इसे कम करने के लिए कीमत स्तर को बढ़ाना चाहिए तथा नगद मजदूरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ये था इक्वेशन के माध्यम से केंज का रोजगार संबंधी मॉडल। थैंक यू।